देखिएगा आज मैं आपको मेथड शुरू कर रहा हूँ इंटीजर प्रोग्रामिंग। जैसे सिंप्लेक्स मेथड में आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो x1 और x2 की वैल्यू के साथ शर्त लगी हो सकती है कि वो x1 और x2 इंटीजर होने चाहिए। ये मैंने आपको फ़ोटो भेजे हैं, एक सिंपल सिंप्लेक्स का क्वेश्चन भेजा हुआ है जिसके साथ कंडीशन लगा दी गई है x1 x2 ग्रेटर दैन 0, x1 x2 ग्रेटर दैन इक्वल 0 एंड x1 x2 आर इंटीजर्स, यानी कि जो सॉल्यूशंस होना चाहिए वो इंटीजर्स की फॉर्म में होना चाहिए। ऐसी प्रोग्रामिंग को हम इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। सबसे पहले मैंने उसमें सिंप्लेक्स मेथड लगाया है तो मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पिछले 15 दिन से हम सिंप्लेक्स मेथड ही कर रहे हैं। अब देखिएगा मैं जब सिंप्लेक्स मेथड पूरा हो जाएगा तो उसके बाद की मैं कंडीशन आपको सिखा रहा हूँ। अब देखिएगा ये सबसे लास्ट में मेरी सिंप्लेक्स की टेबल आई है। सिंप्लेक्स की टेबल में देखिएगा कंडीशन ऑफ ऑप्टिमिलिटी सेटिस्फाई हो चुकी है। कंडीशन ऑफ ऑप्टिमिलिटी सेटिस्फाई हो चुकी है। x1 की वैल्यू मेरी 7/2 आ गई है, x2 की वैल्यू भी मेरी 7/2 आ गई है। तो देखिएगा x1 की वैल्यू 7/2 है, x2 की वैल्यू 7/2 है, मैक्सिमाइज z की वैल्यू है 21/2। ठीक है ना। तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो आ चुका है बट x1 x2 आर नॉट इंटीजर्स, और जबकि इन क्वेश्चंस के साथ शर्त होती है कि जो x1 x2 है वो इंटीजर्स होने चाहिए। अब जब इंटीजर्स नहीं होते हैं तो उसके बाद क्या होता है देखिएगा, सीधा करो। जब इंटीजर्स नहीं होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इस वेरिएबल को स्लैक वेरिएबल की वैल्यू 4 है इसे तो आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना। ये तो चलो इंटीजर हो या ना हो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमें इसकी वैल्यू नहीं निकालनी होती है। देखिएगा अब मुझे लेना है फ्रैक्शन। जैसे यहाँ 7/2 है, 7/2 को पढ़ना है आपको 3 + 1/2। यहाँ भी 7/2 है तो इसे भी पढ़ना है 3 + 1/2। मुझे अब अगली वाली टेबल बनाने के लिए मुझे ज़रूरत है फ्रैक्शन की। किसकी ज़रूरत है? फ्रैक्शन की। तो ये 7/2 है तो ये 7/2 को मैं 3 + 1/2 लिख सकता हूँ, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 1/2। ये पहली रो में पड़ता है तो फ्रैक्शनल पार्ट FB1 कहलाएगा। ये दूसरी रो है, इस दूसरी रो में भी 7/2 है। 7/2 का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो भी 1/2 होगा, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 3 + 1/2। जो S3 वाला है ये तीसरी, ये FB2 कहलाएगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट। और यहाँ पर है 4 तो इंटीजर है, तो इंटीजर के पास तो फ्रैक्शनल पार्ट बटे का कुछ होता ही नहीं है, तो वो पढ़ा जाएगा 4 + 0। तो यानी कि पहली रो का फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 है जिसे FB1 से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी वाली रो का फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 है जिसे FB2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरी वाली रो का फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0 है जिसे FB3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें क्या होता है, उस रो में जाकर के ऑपरेशन लगाने होते हैं जिसका फ्रैक्शनल पार्ट सबसे बड़ा होता है। आप देखिएगा FB1 की वैल्यू 1/2 है, ये पहली पंक्ति का फ्रैक्शनल पार्ट है। FB2 की वैल्यू 1/2 है, ये दूसरी पंक्ति का फ्रैक्शनल पार्ट है। FB3 की वैल्यू 0 है, ये तीसरी पंक्ति का फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है ना। वेरिएबल के हिसाब से नंबर नहीं देने हैं। ये नीचे 1 2 3 लिखे हुए हैं, इसका मतलब है फर्स्ट रो, इसका मतलब है सेकंड रो, इसका मतलब है थर्ड रो। अब इसमें से आपको मैक्सिमम चूज करना है। क्या चूज करना है? मैक्सिमम। ये कोइंसिडेंस की बात है कि मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 1/2 है, लेकिन ये दोनों सेम हो गई है। सही है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें से 1/2 हो गई, 1/2 हो गई, तो FB1 और FB2 दोनों की वैल्यू 1/2 है। यहाँ पर मामला टाई हो जाता है। अब आप पहली रो को भी चूज कर सकते हैं और दूसरी रो को भी चूज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। जो रिजल्ट पहली रो से आएगा वही रिजल्ट जो है वो दूसरी रो से आएगा। ठीक है ना। अगर मान लीजिएगा एक ही सबसे बड़ी वैल्यू होती तो आपको सबसे बड़ा फ्रैक्शनल पार्ट लेना था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है चूज आइदर फर्स्ट और सेकेंड रो। असल में जिस रो में फ्रैक्शनल पार्ट सबसे बड़ा होता है उसे दोबारा अरेंज करना होता है। दोबारा सुन लीजिएगा, जिस रो का फ्रैक्शनल पार्ट सबसे बड़ा होता है उसे दोबारा अरेंज करना होता है, उसके फ्रैक्शन मुझे हटाने होते हैं। ठीक है। अब मान लीजिएगा मैं पहली रो चूज करता हूँ। पहली रो देखेगा, पहली रो को मैं दोबारा लिखने वाला हूँ। पीछे वाली टेबल से पहली रो उठा लीजिएगा, सबसे पहले मिलेगा आपको XB वाले कॉलम में 7/2। इस 7/2 को मैंने 3 + 1/2 लिख दिया है। अगला एलिमेंट मुझे 0 मिलेगा तो मैंने 0 + 0 लिख दिया है। उससे अगला एलिमेंट 1 है तो मैंने 1 + 0 लिख दिया है। उससे अगला एलिमेंट हाफ है तो उसे मैंने 0 + हाफ लिख दिया है। उससे अगला एलिमेंट 0 है तो मैंने 0 + 0 लिख दिया है। और उससे अगला एलिमेंट 0 है तो उसमें मैंने 0 + 0 लिख दिया है।
यानी कि जहाँ इंटीजर है वहाँ तो फ्रैक्शन बेटा 0 होगा, और जहाँ इंटीजर नहीं है वहाँ फ्रैक्शन मौजूद हो जाएगा। सही है। अब इसमें से इंटीजर आपको छोड़ देने हैं, यानी कि आप ये नहीं लेंगे, 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 ये नहीं लेंगे। तो यहाँ जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, जब आप ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो पहला नंबर जो है वो इंटीजर होगा और दूसरा नंबर जो है वो फ्रैक्शन होगा। अगर पहले से ही वहाँ इंटीजर पड़ा हुआ है तो दोनों इंटीजर बन जाएंगे, वरना दूसरा फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब आपको लेना है फ्रैक्शनल कट। फ्रैक्शनल कट का मतलब है आप दूसरे वाले जो फ्रैक्शन लिए थे उन्हें कट कर दीजिएगा, और ध्यान रखना है बेटा यहाँ पर माइनस लगाना है। देखिएगा यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ माइनस का 1/2 है, 0 पे तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से 0 उड़ गया है, यहाँ से बेटा 1/2 से माइनस 1/2 उड़ गया है, 0 ऐसा कैसे ही आ गया है, यहाँ से 0 का 0 आ गया है। लेकिन देखिएगा फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 है तो इसका ले लिया है माइनस 1/2, यहाँ 0 है तो 0 का 0 ले लिया है, और यहाँ पर 0 का 0 ले लिया है। ठीक है ना, तो दूसरे वाले उठा लिए हैं। ठीक है ना, तो क्या करना है, ऊपर वाले जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन नीचे उतर जाने हैं। कौन उतरने हैं, फ्रैक्शन वाले पार्ट नीचे उतर जाने हैं, लेकिन जहाँ 0 होगा वहाँ चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ फ्रैक्शनल पार्ट भिन्न के रूप में होगा वहाँ पर आपको माइनस लगाना जरूरी है। अब इसमें आप अपने पास से एक ग्रोमेरी वेरिएबल डाल देते हैं। कौन सा वेरिएबल डाल देते हैं, ग्रोमेरी वेरिएबल। जैसे स्लैक वेरिएबल होता है वही उसी तरह से ग्रोमेरी वेरिएबल होता है। उस ग्रोमेरी वेरिएबल के साथ वैसे ही ट्रीट करना है जैसे कि आप स्लैक वेरिएबल के साथ ट्रीट करते हैं, यानी कि उसकी कॉस्ट 0 होती है। तो इस वेरिएबल को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है स्मॉल g1 से। अब देखिएगा इतनी जो टेबल बनी हुई है, इतनी टेबल हमारी पहली की पहली बनी हुई है। इस टेबल में और पिछली वाली टेबल में कोई फर्क नहीं है। अब इस वाली टेबल को हम दोबारा उतार देते हैं। ये वैल्यू देखिएगा नया वेरिएबल g1 आ गया है, स्लैक की तरह से काम करेगा तो कॉस्ट 0 आ गई है। एक्स वाले कॉलम का माइनस का हाफ आ गया है, ये 0 आ गया है, ये 0 आ गया है, ये माइनस का हाफ आ गया है, ये 0 आ गया है, और यहाँ 0 आ गया है, और g1 में यहाँ पर मैंने ये कॉलम बढ़ा दिया है। ठीक है, अब ये बिल्कुल वैसे ही चलेगा, सिंप्लेक्स मेथड चल रहा था। लेकिन अब होता क्या है, इस रो में देखिएगा यहाँ पर कंडीशन ऑफ ऑप्टिमिलिटी सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन ऑफ ऑप्टिमिलिटी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन यहाँ एक्स वाले कॉलम में देखिएगा माइनस का हाफ आ चुका है। अब जब एक्स वाले कॉलम में माइनस का हाफ आ जाता है तो हमारा लगता है पीछे वाला ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, अब ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड में हम एक्स वाले वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू चुनते थे। सबसे छोटी वैल्यू माइनस का 1/2 है जो g1 के सामने है, तो आपका g1 जो है वो आउटगोइंग वेक्टर हो जाता है, इधर आउटगोइंग वेक्टर हो जाता है, इधर भी आउटगोइंग वेक्टर हो जाता है। ठीक है ना, सबसे पहले ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड में हम आउटगोइंग वेक्टर चुनते हैं, जिसमें कि हम एक्स बी की सबसे छोटी वाली वैल्यू चूज करते हैं। ये हमारा आउटगोइंग वेक्टर हो जाता है। आउटगोइंग वेक्टर आ रहा है आपका 4th रो में। ठीक है, अब आप इनकमिंग वेक्टर एंड इनकमिंग 4th रो में आ रहा है बेटा ये। अब आप इनकमिंग वेक्टर सेलेक्ट करने जा रहे हैं। इनकमिंग वेक्टर सेलेक्ट करने के लिए आप डेल्टा जे को चौथी वाली रो से डिवाइड करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे उन्हीं एलिमेंट से डिवाइड करते हैं जो निगेटिव होते हैं। यह एलिमेंट 0 पड़ा है छोड़ दीजिएगा, यहाँ 0 पड़ा है छोड़ दीजिएगा। यह एलिमेंट माइनस का हाफ है, माइनस हाफ को माइनस हाफ से जब डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। यह एलिमेंट 0 पड़ा है छोड़ दीजिएगा, यहाँ 0 पड़ा है छोड़ दीजिएगा, यहाँ 1 पड़ा है छोड़ दीजिएगा। अब देखिएगा सिर्फ एक ही एलिमेंट बचता है 1। ठीक है, जब एलिमेंट आपका 1 बच जाता है तो यह आपका इनकमिंग वेक्टर हो जाता है। तो इनकमिंग वेक्टर आपका S1 है और आउटगोइंग वेक्टर है G1। ठीक है, अब ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड के की एलिमेंट आपका माइनस का 1/2 हो गया। अब आप उसी तरह से रूल लगाइएगा और आप अपना सॉल्यूशन तैयार कर लीजिएगा। अब जो अगली टेबल होगी उसमें आपका जो सॉल्यूशन होगा वो इंटीजर की फॉर्म में हो जाएगा।